जीवन की तमाम परेशानियां और दिनचर्या के बीच आपको अपना लक्ष्य जरूर याद रखना चाहिए और अपने लक्ष्य को आप कैसे प्राप्त करेंगे, उस कार्य को प्रतिदिन सबसे प्रायोरिटी पर आपको करना चाहिए। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं तो कोई भी सिंगल डेज भी ऐसा मत जाने दीजिए जिसमें आपने परीक्षा के लिए कुछ नया नहीं सीखा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज है 22 जुलाई, दिन है बुधवार का। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूजीसी ने एक आदेश पारित किया है कि सभी यूनिवर्सिटीज़, भारत की जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उसमें फाइनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर के लिए जो स्टूडेंट हैं उनकी परीक्षाएं करवाई जाएं और उसके आधार पर ही जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाए। लेकिन देश के 13 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की दर्जनों यूनिवर्सिटी के 31 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि स्नातक और परास्नातक कोर्स के अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा अनिवार्य रूप से लेने के यूजीसी के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। छात्रों की मांग ये है कि सीबीएसई की तर्ज पर उनके पिछले 5 सेमेस्टर के प्रदर्शन और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक प्रदान करते हुए उन्हें 31 जुलाई तक डिग्री दे दी जाए। और इन 31 छात्रों में एक छात्र स्वयं भी कोरोना पॉजिटिव है। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की याचिका स्वीकार कर ली है। अनुमान है कि इसकी जल्द सुनवाई हो सकती है। छात्रों का सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व कर रही वकील अनुभा श्रीवास्तव सहाय ने अमर उजाला को बताया कि कोरोना संक्रमण के खतरे के कारण छात्रों का बाहर निकलना बिल्कुल उचित नहीं है। ऐसे में यूजीसी का यह आदेश कि सभी विश्वविद्यालय स्नातक परास्नातक के अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा अनिवार्य रूप से लें, ये बिल्कुल गलत है। छात्रों में कुछ स्वयं भी कोरोना से पीड़ित हैं, तो भारी संख्या में छात्र ग्रीन जोन में रह रहे हैं जहां की कोरोना संक्रमण इस समय बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूजीसी ने आदेश ये दिया था कि मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा था कि वे किसी छात्र की डिग्री पर कोरोना का असर नहीं देखना चाहते, इसलिए कोशिश की जा रही है कि किसी भी हालात में स्नातक और परास्नातक के अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा ली जाए और उसी के आधार पर उनको डिग्री दी जाए। 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित कराने का निर्देश दिया गया था और यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को यह अनुमति अवश्य दे दी थी कि वे ऑनलाइन, ऑफलाइन या मिक्स्ड मोड में परीक्षा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ एसएससी ने भी अपनी परीक्षाओं को पोस्टपोन कर दिया है। सीधा असर पड़ेगा इसका अन्य परीक्षाओं पर भी, जो कि अगस्त माह में आयोजित होने वाली हैं, जिसमें यूपीपीएससी की खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा भी शामिल है। 69,000 शिक्षक भर्ती के खलनायक केएल पटेल के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली गई है। और एक नई बात, हालांकि नई बात तो नहीं है, लेकिन ये बात सामने आई है कि केएल पटेल ने रेलवे भर्ती में भी सेंधमारी की कोशिश की थी और इस बात के प्रमाण मिलने के बाद सिकुटी पुलिस ने उसके खिलाफ जो चार्जशीट है वो तैयार कर लिया है। हालांकि चार्जशीट अभी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कराने के नाम पर वसूली करने वाले गिरोह के 11 सदस्य अब तक जेल में भेजे जा चुके हैं। इसमें सरगना पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर केएल पटेल भी शामिल है। वह सिकुटी में करीब 1.5 साल पहले रेलवे परीक्षा में धांधली की कोशिश के आरोप में दर्ज मुकदमे में भी आरोपी है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में गिरफ्तारी के दौरान सिकुटी पुलिस ने न सिर्फ अपने मुकदमे में उसका रिमांड बनवाया, बल्कि बाद में कस्टडी रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ भी की थी। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में विवेचना के दौरान सामने आए साक्ष्यों से यह बात पता चली है कि नकल माफिया ने रेलवे में भी सेंधमारी की कोशिश की थी। फिलहाल जो चार्जशीट है इसे अफसरों के पास भेज दिया गया है और इसे अनुमोदन मिलते ही न्यायालय में दाखिल कर दिया जाएगा। और दोस्तों, इसी के साथ 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में जेल भेजे जा चुके नकल माफिया केएल पटेल के करीबी लेखपाल संतोष बिंद के खिलाफ भी सिकुटी पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर लिया है। तो ये वो खलनायक हैं जिनकी वजह से बहुत सारे मेधावी छात्र सिलेक्शन से बाहर हो गए और भर्ती को इन लोगों ने उलझा दिया था। और फिलहाल चार्जशीट तैयार है और उसे न्यायालय में दाखिल किया जाएगा। उसके बाद जो भी अपडेट होगी वो आपको मैं देता रहूँगा। 69,000 शिक्षक भर्ती के आवेदन में संशोधन की मांग को लेकर शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पहुंचे हैं। परीक्षा में सफल अभ्यर्थी पूरे दिन सचिव कार्यालय पर धरने पर बैठे रहे और यहां पर उन्होंने मांग की है कि जो त्रुटियां उनसे 69,000 शिक्षक भर्ती का आवेदन करते समय हो गई थी, उन त्रुटियों को सुधारने का मौका दिया जाए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर कोई मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। अभी कुछ दिन पहले कोर्ट से ये आदेश आया था कि जो याची हैं उनको मौका दिया जाए, लेकिन सभी अभ्यर्थियों के लिए अभी ये बात सामने निकल कर नहीं आ रही है। जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी उस पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। और डीएलएड 2018 और 2019 बैच के प्रशिक्षुओं को प्रमोट करने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर, साइट, ट्विटर पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। डीएलएड प्रशिक्षु ने सरकार से इस बारे में तत्काल निर्णय लेने की मांग की है। तो डीएलएड के जो प्रशिक्षु हैं, ट्रेनी हैं, वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और अन्य जो सेमेस्टर हैं या फिर विश्वविद्यालयों में प्रमोट किया जा रहा है स्टूडेंट्स को, उसी प्रकार से डीएलएड करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाए। फिलहाल अभी इस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आया है। और निदेशालय पहुंची चयनितों की फाइलें। बात करेंगे समाजशास्त्र विषय के 273 पदों पर। तो प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विषय के 273 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही नियुक्ति मिल जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग दैट इज यूपीएससी ने उच्च शिक्षा निदेशालय को भेज दी है। निदेशालय में डेटा अपलोड करने का काम शुरू कर दिया गया है और अगले हफ्ते निदेशालय ऑनलाइन काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर सकता है। यूपीएससी ने विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के 273 पदों का अंतिम चयन परिणाम 25 जून को जारी किया था। अंतिम चयन परिणाम घोषित किए जाने के बाद यूपीएससी ने फाइलें निदेशालय को भेजने से पहले सभी की जांच की और इस दौरान एक बड़ा मामला सामने आया था। जांच में ये सामने आया कि बिहार की एक ओबीसी महिला अभ्यर्थी खुद को यूपी का बताकर ओबीसी का लाभ पाने में सफल हो गई थी। हालांकि उसको बाहर कर दिया गया है और उसकी जगह पर दूसरी महिला को शामिल कर लिया गया है जो कि उत्तर प्रदेश की हैं। तो सभी पहलों की जांच हो रही है, डेटा फीडिंग हो रहा है और जल्द ही यानी कि अगले हफ्ते ऑनलाइन काउंसलिंग की तैयारी भी है। और दोस्तों, कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी ने अपने प्रस्तावित परीक्षाओं की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। जून में जारी किए गए कैलेंडर में 17 अगस्त से परीक्षा शुरू करने की तारीख तय थी, उसे बढ़ाकर अब अक्टूबर तय कर दिया गया है। निश्चित रूप से इसका कहीं ना कहीं प्रभाव यूपीपीएससी के कैलेंडर पर भी पड़ेगा। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आरओ की भी परीक्षा है, इसके अलावा यूपीपीसीएस की परीक्षा है जो कि अक्टूबर में है 11 अक्टूबर को, लेकिन उसके पहले खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा जो कि 16 अगस्त को है। इस परीक्षा पर भी इस निर्णय का प्रभाव जरूर पड़ेगा। हालांकि अभी निश्चित तौर से कुछ कहा नहीं जा सकता कि खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा 16 अगस्त को होगी या फिर आगे इसकी डेट जाएगी। हालांकि उम्मीद पूरी है कि डेट जो है पोस्टपोन हो सकती है। 25 मार्च को घोषित किए गए लॉकडाउन के कारण एसएससी की सीजीएल 2019, टीयर 1, जेई 2019, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी परीक्षा 2019 जैसी महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी। अनलॉक में परीक्षा का कार्यक्रम नए सिरे से जारी किया गया। 17 अगस्त सोमवार से कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल परीक्षा 2019 टीयर 1 की परीक्षा प्रस्तावित थी, लेकिन देश के अलग अलग शहरों में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और इसे देखते हुए परीक्षाओं की तारीख पुनः आगे बढ़ा दी गई है। तो जो नई डेट शीट आई है वो 12 से 16 और 19 से 21 तथा 26 अक्टूबर को कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल परीक्षा 2019 टीयर 1 की रुकी परीक्षा होगी। 27 से 30 अक्टूबर तक जेई 2019 पेपर 1, 6, 9 और 10 अक्टूबर को सिलेक्शन पोस्ट परीक्षा 2020, 16 से 18 नवंबर तक स्टेनोग्राफर ग्रेड सी व डी परीक्षा 2019 और 19 नवंबर को जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और हिंदी प्राध्यापक की परीक्षा होगी। पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट और studyvithgyanprakash.com पर ज़रूर विजिट करें। कोड नंबर 5 में 24 जुलाई को 69,000 शिक्षक भर्ती का केस सुनवाई के लिए लिस्टेड हो चुका है। जस्टिस यू ललित, जस्टिस शांतरा नागौदर और जस्टिस विनीत सरन की बेंच में 15 केस लिस्टेड हैं। इन केसों को सुनने के बाद पुरानी बेंच बैठेगी जिसमें जस्टिस यू ललित और जस्टिस शांता नागौदर होंगे। और ये केस क्योंकि पार्ट हेड है इसलिए पुरानी बेंच ही उसमें सुनवाई करेगी और 24 तारीख यानी कि 24 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी या हो सकती है, जो भी हो। और दोस्तों, वकीलों की शिकायत पर बार काउंसिल अध्यक्ष ने हाई कोर्ट और प्रदेश के सभी जिला जजों और जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि मुकदमों में एक तरफा आदेश पारित न करने का अनुरोध किया गया है। तो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने
हाई कोर्ट सहित सभी जिला जजों और जिलाधिकारियों से अनुरोध किया है कि वो मुकदमे में वकीलों की गैर मौजूदगी में एक तरफा आदेश पारित न करने के लिए अपने अधीनस्थ पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित करें। बार काउंसिल के अध्यक्ष जानकी शरण पांडे ने इस संबंध में हाई कोर्ट के महानिबंधक तथा लखनऊ पीठ के सीनियर रजिस्ट्रार सहित भी जिला जजों और डीएम को पत्र भेजा है। अध्यक्ष का कहना है कि उनको वकीलों की ओर से लगातार इस बात की शिकायत प्राप्त हो रही है कि कोरोना संक्रमण के दौरान जो अधिवक्ता मुकदमे की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं हो पाते हैं, उनके मुकदमों में विपरीत आदेश पारित किए जा रहे हैं। ऐसा करना नैसर्गिक सिद्धांत के विपरीत है। पत्र में अपेक्षा की गई है कि सभी संबंधित विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ न्यायाधिकारियों से ऐसा नहीं करने के लिए कहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और आपको ये भी बता दें फ्रेंड्स कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको हर लेक्चर की पीडीएफ भी दे दी जाती है। जो लेटेस्ट अपडेट होती है, यानी कि जो न्यूज़ होती है, उसकी सबसे पहले जानकारी आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल से और हमारे ट्विटर हैंडल से। तो आप लोग ज़रूर जुड़ें। और ये भी कि आपके लिए कुछ स्पेशल सरप्राइज है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आपके लिए कुछ स्पेशल क्विजेज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, और तैयारी आपकी लगातार चलती रहे, इसके लिए पीडीएफ भी शेयर की जा रही है, कुछ ई बुक्स भी। तो आप लोग ज़रूर जुड़ें और इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है, आपसे कोई भी कास्ट नहीं ली जा रही है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।